दोस्तों फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास और स्पेशल पर्सनालिटी है, एक ऐसे रियल एस्टेट के सीईओ जिनका नाम सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने में वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिनों से आप हमारा चैनल देख रहे हैं। 22 से ज्यादा देशों से हमारा चैनल देखा जाता है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक मिशन पर है कि इस रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में हम आपको प्रैक्टिकल सीईओ से मिलाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज वो हमारे साथ शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने यहाँ तक काम को लाया, कैसे उन्होंने अपनी टीम के साथ काम किया, क्या स्ट्रैटेजीज उनकी है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट थे वो काम करते हैं। तो आज एक ऐसे ही खास पर्सनालिटी जिनका नाम है मिस्टर महेश साधवानी, इज चेयरमैन ऑफ नानिक ग्रुप। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, नानिक ग्रुप सेंट्रल इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी। 30+ इयर्स का इनका लीगेसी है। 1990 में इन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा, अपने काम को शुरू किया। 25 से ज्यादा बहुत अच्छे प्रोजेक्ट नागपुर सिटी महाराष्ट्र में इन्होंने डिलीवर किए। 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का लैंड डिलीवर कर चुके हैं। ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ झूलेलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई महाराष्ट्र। तो ऐसी एक खास पर्सनालिटी, एक ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ है जो आज अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू अमोल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक सीईओ की जर्नी कैसे होती है, कैसे वो एक रियल एस्टेट सेक्टर में एंटर होते हैं। तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपका मतलब कैसे आपका स्कूलिंग शुरू हुआ, कॉलेज लाइफ और रियल एस्टेट में एंट्री कैसे हुई, थोड़ा वो बताइए। या अमोल, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं। माय फादर वाज अ डॉक्टर, माय ग्रैंडफादर वाज अ फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। Okay. So and my uncles were also in government services and all, right? So I'm the first generation businessman, right? Super. So it is that way कि my father was a renowned doctor of Jeripatka area. Okay. He was the only MBBS doctor in our area, Jeripatka, right, in Nagpur. And down the line जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब मुझे पता लगा कि मेरे फादर की जो लाइफस्टाइल है वो शायद मैं आगे चल के अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, या मैं अगर डॉक्टर बनूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव सर्विसेज टू द पेशेंट्स, राइट? बिकॉज मेरा वो माइंडसेट नहीं था। मेरे फादर का लाइफ में देखता था कि वो रात बेरात उठते थे और पेशेंट्स के पास जाते थे। जब भी अगर उनको कहीं कॉल आता था तो ही यूज्ड टू गो देयर। सो धीरे धीरे जैसे ही मेरे स्कूलिंग हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी स्कूल है, महात्मा गांधी हमारे जेलबटका में स्कूल है, एंड इट वाज अ गुड स्कूल एट दैट टाइम। देन जैसा ही मेरा 10th हुआ, मैट्रिक हुआ, तो मैंने सिंधु महाविद्यालय में एडमिशन लिया। और आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मुझे एमबीबीएस तो नहीं करना है, लेकिन मैंने साइंस लिया बिकॉज आई थॉट कि ठीक है इंजीनियर बन जाते हैं, देन इंजीनियर बनने के बाद देखेंगे। So I did my 10+2 from Sindhu Mahavidyalaya way back in 1982, right? Okay. After doing that, मेरे father again मुझे convince करने लगे कि भाई why not doctor, and अगर percentage ठीक ठाक आ जाता है तो, पर ठीक है percentage okay, then फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं क्या करूँ। then हमारे फादर के फ्रेंड थे जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, राइट? तो मैं उनको देखता था, उनके लाइफस्टाइल देखता था, बट मुझे उनका कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छा लगता है। ही वाज बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओके। सो एक मेरा माइंडसेट बन गया कि मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए। सो फॉर दैट मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। सो आई डिड माय सिविल इंजीनियरिंग इन 1988 फ्रॉम गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज Bidar. It is in Karnataka. It is nearby Hyderabad, and it is a private engineering college. Okay. So I got admission over there. I did my BE Civil from there, and अभी recently, proudly I can say कि जो हमारे चेयरमैन हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने हमारे एलुमनाई मीट की थी, तो उन्होंने 5 बच्चों को सिलेक्ट किया कि जो कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होल्ड करते हैं। सो आई वाज वन ऑफ देम। तो मुझे वापस अपने कॉलेज जाके बहुत अच्छा लगा कि जिस कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग किया, मेरे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं चेयरमैन हूँ। सो दैट वाज अ प्राइड मोमेंट
प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट? राइट। तो बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग इसलिए की कि मुझे कॉन्ट्रैक्टरशिप करनी थी. सो आई डिड माय कॉन्ट्रैक्ट बी इन 1988. देन मेरे घर में सबको ये था कि मैंने अपना बिजनेस नहीं करके सर्विस करना चाहिए. मेरे मामा जो थे, he was assistant labor commissioner at Lucknow. So he called me up कि महेश, मैंने तेरी सर्विस पक्की कर दी. एंड टाटा एक्सपोर्ट्स का ऑफिस हुआ करता था राहटे कॉलेज में. टाटा एक्सपोर्ट्स में बेसिकली एक्चुअली वो लोग रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते थे. तो ये से कि आप अपना मार्क्स कार्ड ले जाओ एंड आपकी नौकरी वहाँ पे पक्की है, you will get a job. I called my Mausaji. Basically, he was a civil engineer. He was working with MES. Then he left MES. He took voluntary retirement and joined his father's business. That was of silk studies. That was a big business of his father. And that was in 1988. I called him up. I told him that in between, I lost my father in 1986. And everybody was that कि भाई अब फादर भी नहीं है तो बिजनेस नहीं करके सर्विस करना चाहिए. I called my Mausaji. I said कि मुझे तो बिजनेस करना है. I wanted to become a government contractor. He said contractorship इतना आसान नहीं है, बदमाशों का काम है. I said no, I'll do it. So I was very clear and firm in my mind that I have to do contractorship. So I said okay, एक काम करते हैं, 1 साल आप किसी के पास सर्विस करो, उसके बाद आपको जो करना है करेंगे और आपको घर से पैसे नहीं लेने हैं. आई विल गिव यू मनी. सो मैंने मेरे ही एक फ्रेंड के पास, भगत सिंह राहल इन कंपनी, एट दैट टाइम दे वर कंस्ट्रक्टिंग एयरपोर्ट एंड टाइप 4 क्वार्टर्स एट सेमिनरी हिल्स, काफी सारे दूसरे काम थे उनके. मेरे फ्रेंड थे सुरेंद्र सिंह राहल. आई सेड सुरेंद्र, मुझे नौकरी करनी है यार. तो इसे क्या करना है? मैंने कहा मेरे को एक 1200 रुपए की नौकरी मिल रही है और मैं एज सिविल इंजीनियर करके वहाँ काम करूँगा. तो ये सब कि तू मेरे यहाँ क्यों नहीं कर लेता है? मैंने कहा बट मैं 1 ही साल करूँगा, मैं एक तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, देन आई विल स्टार्ट माय ओन. सो ही सेड नो प्रॉब्लम्स. सो इन 1989 मैंने वो एक प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट किया. दैट वाज ऑफ डिनशॉज आइसक्रीम फैक्ट्री. उनको एक डिनशॉज आइसक्रीम फैक्ट्री का गोरेवाड़ा का काम मिला. गोरेवाड़ा में. इट वाज अ प्रोडक्शन यूनिट. तो ये सेट कि भाई महेश आप वो कर लो कंप्लीट, उसके बाद फिर आप अपना काम कर सकते हो. आई कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट रिकॉर्ड इन टाइम. 6 मंथ्स में मुझे करना था, 6 मंथ में कंप्लीट कर दिया. एंड 31 दिसंबर 1989 ऐसे तो आज से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता खत्म. कल से मैं अपना काम, अच्छा, बहुत बढ़िया, बचा हुआ काम है वो बिना सैलरी के करूंगा जब तक कि कंप्लीट नहीं होता. फिनिशिंग वर्क बाकी था. सो इन 1990 में मुझे पहला काम मिला सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में. दैट वाज ऑफ फ्लश डोर शटर्स, फिक्सिंग फ्लश डोर शटर्स. 60,000 रुपए का काम था, राइट? सो दैट वाज माय स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि मुझे मिला गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप में. वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए. देन मैंने 1993 में सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की 3 करोड़ की रजिस्ट्रेशन ली. 3 करोड़ का रजिस्ट्रेशन था 1993 में, 1993-94 में. सो इट इज दैट वे कि मैंने स्टार्ट किया था ग्रेजुएट इंजीनियर के बेस पे 2 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन से. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी. राइट. तब 2 लाख की रजिस्ट्रेशन मिलती थी अगर आप सिविल इंजीनियर. मैंने उसको 3 महीने के अंदर 3 साल के अंदर 3-4 साल के अंदर 3 करोड़ की बना दी. बहुत. सो आई वर्कड हार्ड. देन इन 1997 हमारे सिविल इंजीनियर थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के. आई डिड गुड जॉब. एंड इवन मैंने इंडोरामा में जब इंडोरामा फैक्ट्री बन रही थी तब उसमें काफी सारे काम किए थे. तो वो एससी जो थे वहाँ पे सिविल इंजीनियर, उनके साथ मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया. इससे कि भाई मैं ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम सैंक्शन नहीं कर सकता हूँ. अगर वो सैंक्शन होता था तो मुझे 4.25 लाख रुपए का कॉम्पोजिशन मिलता था. सो
आई सेड सर अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टरशिप जो कल से छोड़ दूंगा। मैं काम बहुत अच्छा किया था, अब 60 लाख का काम मैं कर रहा था सेंटर BOD का सिमिलरिटीज में। तो ही सेड महेश मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे चीफ इंजीनियर मेरे से खुश थे। ही सेड कि महेश वहाँ से अगर रिकमेंड करके भेजते हैं तो आई डू इट। बट इन्होंने 1 रुपया पेनल्टी लगा के वो काम मेरा पेनलाइज कर दिया। मैं उसी दिन शाम को उनके घर पे गया, ऐसे आज से मेरा आपका रिश्ता खत्म, मैं इसके बाद सेंटर BOD के दूसरे भी किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं करूंगा। आई वाज वेरी क्लियर। बस दैट वाज अ डे मैंने अपना लैंड देखना चालू किया, क्योंकि मैं देखता था लोगों को कि लोग अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं लैंड लेके, एंड आई वाज फेमस फॉर गिविंग क्वालिटी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो मेरा पहला जो लैंड मैंने लिया था वो 105 रुपये स्क्वायर फुट का लैंड लिया था नारी में। ये अपना मेरा जहाँ ऑफिस है वहीं उसके पास में पावर ग्रिड की कॉलोनी है, उनके ही पावर ग्रिड की कॉलोनी के ऑपोजिट में मेरा एक करीब 7000 फुट का 105 रुपये स्क्वायर फुट में लैंड लिया। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था 1999 गुड़ी पड़वा पे मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। That is how I started my leadership. Superb. Thank you so much for telling such an inspiring story of how you started with real estate journey. दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जर्नी में आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे सीखने मिलेंगे कि कैसे इन्होंने अपने डिसीजन पे फर्म रह के अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन मेकिंग स्किल दिखाते हुए अपने हर डिसीजन को राइट प्रूव किया और आज एक इतना बड़ा नाम एस्टेब्लिश किया। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा नाम इनके ग्रुप का है। सर हम जो जानते हैं नानिक ग्रुप के बारे में ये तो हमें सेकेंडरी रिसर्च से पता चला, जो हमने वेबसाइट पे देखा, गूगल पे देखा। हम जानना चाहते हैं कि नानिक ग्रुप एग्जैक्टली क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स है आपके अभी और क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले, थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। Basically, Nanak is my father's name. He was Dr. Nanak Ram Sadhwani. He was famous with that, right? Okay. So I started my company in his name. It is Nanak Group, and we started with residential complexes, right? Now we are constructing commercial complexes as well. We are into residential as well, and हम लोगों का सबसे अच्छा और लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो हाई एंड में था that was A Square. It is on Shraddhanand Square. That building is called A Square. And we constructed that building in 2012. We completed that building in 2012 or 13. वो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। That was the first project जिसमें कि पूरे फ्लैट्स AC थे। हमने VRV सिस्टम AC लगा के दिया था उसमें। That was the project जिसमें कि टॉप फ्लोर पे क्लब हाउस है। आज भी वो क्लब हाउस बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है, राइट? उसमें जिम है, उसमें होम थिएटर है, उसमें योगा रूम है, योगा हॉल है, देन पार्टी हॉल है, एवरीथिंग इज देयर, एंड वेल इक्विप्ड जिम है। तो दैट इज आवर सिग्नेचर प्रोजेक्ट। दैट इज द ओनली प्रोजेक्ट एट दैट टाइम जिसमें कि मैकेनिकल पार्किंग सैंक्शन होके मिला था। तो मैकेनिकल पार्किंग हमारा तब का प्रोजेक्ट जो है उसमें हमारा लगा हुआ है, वो भी सैंक्शन। ओके। सो इट इज दैट वे कि हमने जब भी काम किया है हमने हमारी तरफ से क्वालिटी दी है। वी आर फॉर क्वालिटी। और मैंने काफी सारा आपका क्वेश्चन पढ़ रखा है, आपने काफी सारे क्वेश्चंस उसमें क्वालिटी और इसके बारे में भी, अपने मार्केटिंग के बारे में पूछा है। तो आई मस्ट मेंशन कि मैंने आज तक अपने प्रोजेक्ट कभी पब्लिसिटी नहीं की। मैंने कभी कोई प्रोजेक्ट पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। हम लोगों का वर्ड ऑफ माउथ से माल बिकता है। हमारे आज भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक हमारा हाई एंड प्रोजेक्ट चल रहा है बनामगढ़ टाउन में, जिसमें कि हमारे करीब 33 फ्लैट्स हैं। उसमें से 30 फ्लैट हम बेच रहे हैं, 3 फ्लैट हम खुद रख रहे हैं। वो हमारे 4 BHK फ्लैट्स हैं, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अवर ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, राइट? आज हमारे उसमें से 30 में से जो हमें बेचने फ्लैट्स, 23 फ्लैट्स ऑलरेडी बुक है। मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, ना ही मैंने ब्रोशर बनाया। तो इट इज दैट वे कि हमारा जो मूल मंत्र है टू गिव क्वालिटी, वो जो लोगों का एक है कि मेरा अपना घर, हम वो अपने घर को कैटर करते हैं। इट इज दैट वे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। इतना बड़ा सोच रखना, इतना क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाना, 2012 में नागपुर
2020 में क्लब हाउस एमिनिटीज के साथ बिल्डिंग शो कंप्लीट करना, आज भी रनिंग प्रोजेक्ट्स करना, ये सबके पीछे का इंस्पिरेशन क्या रहा? आपके इंस्पिरेशन कौन है? आपके मेंटर कौन है? आपके आइडल कौन है? किन्हें आप मानते हैं जिनसे आपको इतनी ऊर्जा मिलती है कि ये सब आप डिलीवर कर पाए? थोड़ा उनके बारे में बताइए। बेसिकली मैं आपको जैसे बताया कि मेरे मौसा जी थे, वो सिविल इंजीनियर थे, राइट? ही वाज विद MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उनका एंसेस्ट्रल जो बिजनेस है, बेसिकली अभी वो भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो था सिल्क साड़ीज का, सिल्क का काफी बड़ा काम था उनका, है अभी भी, राइट? तो वो मुझे ऑलवेज बोलते थे कि महेश, जिंदगी में तू जो भी करेगा, एक तो काम ऐसा देना कि सामने वाला कभी तेरे काम में कहीं कोई ऐप नहीं निकाल सके, और दूसरा जो भी कमिटमेंट करेगा उससे 2 चीजें ज्यादा नहीं कोशिश कर। सो हमारे प्रोजेक्ट में जो भी हमने कमिटमेंट की है आज तक, जो भी प्रोजेक्ट होगा, अगर मैंने टाइल लगाने के लिए बोला होगा, हो सकता है मैंने उसमें ग्रेनाइट लगाया होगा। सो इट इज दैट वे कि मैंने अपने स्पेसिफिकेशन कभी डाउन नहीं किए। आई हैव गिवन वन मोर टू द कस्टमर, राइट, मोर देन व्हाट आई हैव कमिटेड। सो दैट इज अवर बेसिक। ये हम लोग बेसिकली 5 लोग हैं पार्टनर। मेरे ब्रदर गिरीश साधवानी मेरे पार्टनर हैं, हमारे प्रवीण बालानी जी मेरे को ब्रदर, ही इज आल्सो आवर पार्टनर, एंड आवर वन मोर पार्टनर इज प्रमोद बैरागड़े जी, ही इज आल्सो सिविल इंजीनियर। मोस्ट ऑफ अस आर सिविल इंजीनियर्स। और हमारे अजय खेमचंदानी जी हैं, ही इज आल्सो आवर बाकी पार्टनर, बट हम सब लोग सिविल इंजीनियर्स हैं। तो हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है, और हमने आज तक जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाया, जो भी हमने डिलीवर किया, आज भी अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है कि मुझे ये तकलीफ है, आई ट्राई टू गिव हिम सॉल्यूशन, आई ट्राई टू सर्व हिम, राइट, ऑल ऑफ अस। सो हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि हमको सर्विसेज देना है। हम आज नहीं, उसके जिंदगी भर तक के, जब तक के फ्लैट उसके साथ है, उसको सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। हमारा बेटा भी, अभी मेरा बेटा जो है छोटा, also civil engineer, उसने भी अपना प्रोजेक्ट किया है। अभी उनकी सोच और हमसे आगे है, एंड अभी हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इन द नेम ऑफ पार्क एवेन्यू एट मंगलवारी, इट इज छावनी। तो वो हमारा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, और मैं चाहूंगा कि आप भी उसे देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब शेयर करने के लिए। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि इन सब के पीछे की आपकी मेन लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या थी? जब ये सब आप करते थे तो आपके दिमाग में क्या चलता था? आपका आज जो भी, कितना सर अपना स्टाफ काम कर रहा है आपका अभी? करीब 250 से 300 स्टाफ हमारे साथ है ना, वर्कर्स मिला के। बहुत बढ़िया जो काम कर रहे हैं। एंड लीडरशिप के लिए वी आर वेरी क्लियर कि हमारे पास जो भी एक वर्कर आता है, जो हमारा इंजीनियर रहता है, हम लोग जितने में गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के बायलॉज हैं, जो गवर्नमेंट के GRs हैं, टाइम जो भी आता है, वो हम जरूर फॉलो करते हैं। इसमें क्रेडाई का बहुत बड़ा हाथ है। क्रेडाई एक ऑर्गेनाइजेशन है बिल्डर्स की, एंड हम लोगों को उसमें सिखाया जाता है कि हम राइट डायरेक्शन में काम करें, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में रह के काम करें, कोई गलत काम नहीं करें। हम ऑक्यूपेंसी ऑलवेज सभी प्रोजेक्ट्स की लेते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लेते हैं। विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विदाउट ऑक्यूपेंसी, वी कैन नॉट होल्ड द प्रोजेक्ट, राइट? एंड क्रेडाई हमारी जो संस्था है, उसमें टाइम टू टाइम हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमको काफ़ी सारा गाइडेंस देते हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बाकी जो स्पीकर्स होते हैं उनको बुलाते हैं। सो इन सब चीज़ों से हमारी ग्रूमिंग होती है, एंड दैट क्रिएट्स लीडरशिप इन अस। सेम हम लोग नीचे जो हमारे काम करते हैं उसमें इनकलकेट करते हैं उनको, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, क्या टेस्टिंग्स करनी चाहिए, ये सब हम उनको सिखाते हैं टू बिकम अ गुड साइट इंजीनियर, टू बिकम अ गुड सुपरवाइजर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डीप इंफॉर्मेशन।
आगे बढ़ेंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक सीईओ को अपने आप को बहुत मेंटेन रखना होता है, उसकी एनर्जी लेवल ही उसकी टीम की एनर्जी की लेवल होती है। तो एज ए चेयरमैन आप इतना बड़ा ग्रुप रन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पर्सनल सक्सेस रिचुअल्स क्या है, क्या आप हैबिट्स, क्या आप चीजों को फॉलो करते हैं, क्या आपका मॉर्निंग रूटीन है कि जिससे आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। थोड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि सीईओ का लाइफस्टाइल कैसा होता है, थोड़ा वो हमें बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, बट यस, मेरा टाइमिंग्स बहुत क्लियर हैं। मॉर्निंग अगर उठता हूँ तो मॉर्निंग में अपना फ्रेश होके आराम से बैठ के ग्रीन टी लेता हूँ। डेली मॉर्निंग में जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी लेता हूँ। दिन भर में जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी लेता हूँ। मॉर्निंग में आधा घंटा वॉक करता हूँ, घर पे ही मैं वॉक करता हूँ। एंड उसके बाद बहुत क्लियर है कि मैं जैसे ही अपने ऑफिस जाऊंगा, जैसे ही अपने साइट पे जाऊंगा, तो मेरा वो जो साइट का जो काम है, सबसे पहले उसका नो हाउ लूंगा। मेरे ऑफिस का जो काम है, जो मैंने कल बोला था, वो आज देखूंगा। जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी लोग हैं, सबको पूछूंगा कि जो कल बात हुई थी, कल वो काम जो मैंने बोला गया था वो आज हुआ कि नहीं हुआ। डेली अपडेटेड रहना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बिजनेस। राइट। मैं अपने साइट से, अपने ऑफिस में, अपने काम से डेली अपडेटेड रहता हूँ, सो दैट कि मैं अपने माइंड से क्लियर रहूँ कि आज मैंने क्या किया, मेरे ग्रुप ने क्या किया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डेली फीडबैक आ जाता है सुबह शाम को कि क्या साइट पे चल रहा है, फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा आपने जाना कि सबसे पहले मॉर्निंग उठने के बाद अपने आप को हाइड्रेट करना पहला इनके लिए प्रायोरिटी होती है, फिर वॉक करना, अपने शेड्यूल को मेंटेन करना, रेगुलर रिपोर्टिंग लेना, सब चीजों में पूरी तरह से इन्वॉल्व रह के इतनी एनर्जी लेवल ये मेंटेन रखते हैं। मैं सर, मेरा नेक्स्ट सवाल, अपनी टीम को इंस्पायर कैसे करते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे आप ये सब प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। मैं ऑलवेज अपनी टीम को बोलता हूँ कि हम लोग सर्विसेज देने के लिए बने हैं, राइट। एक तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, उनका ख्याल रखना, उनके फैमिली का ख्याल रखना, और हम हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ऑलवेज एक परसेंटेज देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को परसेंटेज देते हैं, पेमेंट्स हम टाइम टू टाइम उनको देते हैं। और हमारे पास जो एक बार अगर काम करता है तो वो कोशिश करता है कि हमारे यहाँ से छोड़ के ना जाए। हमारे क्वालिटी को देख के अगर वो कॉन्ट्रैक्टर किसी और फर्म में जाता है काम मांगने के लिए और ये बताता है कि मैंने नानी ग्रुप में काम किया है, तो उसको शायद अलग ट्रीटमेंट मिलती है। तो इट इज दैट वे कि हमारा मोटिवेशन ऑलवेज रहता है क्वालिटी की, सर्विसेज के लिए, कि हमारे कस्टमर को हमें सर्विसेज देनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी देनी चाहिए। डेली अगर हमारे जैसे पार्टनर्स साइट पे जाएंगे तो सबसे पहला काम क्वालिटी क्या हो रही है, क्वालिटी बेस्ट है कि नहीं, स्पीड तो होना चाहिए। अभी हमारा क्लियर ये है कि हमको अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर करने हैं। वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स इन टाइम, राइट। अभी हमने एक अपना डीमार्ट को नागपुर में लैंड के साथ में कंस्ट्रक्शन करके दिया है। बेल्ट रोड में डीमार्ट है, करीब 50,000 का लैंड है, और उसमें हमको 75,000 स्क्वायर फुट हमने कंस्ट्रक्ट करके दिया। 3 मई 2020 हमने स्टार्ट किया था काम डीमार्ट का। करीब हमने वो काम कोविड में किया, इंस्पायर्ड ऑफ कोविड हमने वो काम 1 साल में खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया, वी हैव डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट, और I must say DMart has appreciated our quality. Super. So it is timeline, it is quality, it is services to the customer. ये 3 मूल मंत्र हैं जो कि बिल्डरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, आपने वैसे भी एक आंसर दे दिया हमारा कि आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को अगर सक्सेस होना है, रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र है कि टाइमली डिलीवरी, कमिटमेंट और प्रॉपर सर्विस। अगर आप ये 3 चीजों को मानकर चलते हैं तो आने वाले समय में आप भी एक बहुत अच्छे ब्रांड अपनी सिटी में क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारा मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ऑनेस्ट
ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने का एक मूल मंत्र इस पूरे रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज से मिले। और हमारा एक सवाल होता है कि रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र क्या है, जिसका एक बहुत अच्छा जवाब साधवानी सर ने दे दिया है। सर आगे बढ़ेंगे, मैं बात करूंगा कि रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी कभी ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं, मान लीजिए कोरोना आ गया, उसका इंपैक्ट होता है। फिर कभी नेशनल स्टेट लेवल के लॉ, लोकल लॉ आ जाते हैं, मान लीजिए रेरा आ गया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, फिर नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गई। ये सब चीजें जब आपके साथ हुई पिछले 2-3 साल में, आपने कैसे डील किया, क्या इंपैक्ट हुआ, थोड़ा वो बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेरा के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया। कोविड में लोगों को ये समझ आया कि घर का महत्व क्या है, अपने घर का महत्व क्या है, अपने घर का महत्व। They have come to know the importance of the house, their own house. Let it be smaller, let it be whatever, but one should have their own house, right? So I must admit and accept that कोविड में हमने अच्छा काम किया। कोविड में कुछ हमारी इन्वेंट्री बची हुई थी, वो पूरी कोविड में सोल्ड आउट हो गई, राइट? क्या बात है। और कोविड में लोगों ने, जिनके पास अपना छोटा घर था, उन्होंने बड़ा घर देखना चालू किया। रूम साइजेस बड़ी होनी चाहिए, एक छोटा मोटा ऑफिस का स्पेस होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उस स्कीम में, उस कॉलोनी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर समझो फिर से कोविड आता है तो हम उसी कॉलोनी में रह के कुछ एंटरटेनमेंट भी कर सकें, जिम भी कर सकें, कुछ और बाकी फैसिलिटीज। सो लोगों का अभी जो नजरिया है अपना घर का, उसमें उनको वो एमिनिटी स्पेस जरूर चाहिए, जिसमें कि क्लब हाउस हो सकता है, जिसमें होम थिएटर हो सकता है, जिसमें जिम हो सकता है, जिसमें स्विमिंग पूल हो सकता है, पार्टी हॉल हो सकता है, सो दैट कि आपको बाहर न जाते हुए भी वहीं के वहीं अपने आप को बिजी रखने का एक स्पेस होना चाहिए, एंटरटेन करने का स्पेस होना चाहिए। सो लोगों की सोच कोविड से बदल गई है। नोटबंदी में जिनके पास, लोगों के पास पैसा था, उनको ये समझ में आया कि पैसा जमा करके कोई फायदा नहीं है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कहीं लगाना चाहिए, उससे भी फर्क पड़ा। नेगेटिव नहीं था, इट वाज पॉजिटिव। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कोविड में भी आई मस्ट से कि रियल एस्टेट को एडवांटेज ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपका क्वालिटी अच्छा है, टाइमली डिलीवरी है, सर्विस अच्छी है, तो इन इंसिडेंट्स में भी कुछ बिल्डर्स का नुकसान हुआ, किसी का फायदा हुआ। जिनका फायदा हुआ वो लोग थे जो ऑलरेडी अच्छी चीजें कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे, हमने इंटरव्यूज लिए इस सीरीज के दौरान, जो जितने देर की चीजें वो पहले से ही फॉलो कर रहे थे, जैसे सर का भी आपने जाना। यही डिफरेंस है कि अगर आप एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल एस्टेट में सर्व कर रहे हैं लोगों को, और उनके खुशियों का घर उसी तरीके से बना रहे जैसे आपका घर हो, तो आपके पास कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सर, कोई ऐसी बुक जो आपने लाइफ में पढ़ी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन आपको लगता है वो एक टर्न अराउंड स्टोरी या बहुत अच्छी बुक थी जिससे बहुत कुछ सीखने मिला, आप अगर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे तो? मैंने पहले बोला है कि मेरे मौसा जी मेरे इंस्पिरेशन ये रहे हैं। तो वो मुझे ना छोटी छोटी बुक्स ला के देते, मैनेजमेंट की छोटी बुक्स होती थी। वो मुझे एक बंडल ला के देते थे, उसमें टिप्स रहती थी, शॉर्ट सेंटेंस रहते थे मैनेजमेंट के। वो मूल मंत्र मैंने पढ़ते रहा मैं, और आज मैं जो भी कर रहा हूँ उन छोटी छोटी बुक्स से। कोई बड़े ऑथर की बुक नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बट वो कंसिस्टेंटली मुझे, मेरे कजिन को, जो उनका बेटा है, ही इज आल्सो इन बिजनेस, बट ही इज इन बिजनेस, तो उसे और मुझे दोनों को वो बुक्स देते थे कि ये छोटी छोटी बुक्स पढ़ो, बिकॉज बड़ी बुक पढ़ना जस्ट डिफिकल्ट टास्क है। वो छोटी छोटी बुक्स में जो मूल मंत्र छुपे हुए थे बिजनेस के, वो सब हमने अडॉप्ट किए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी कभी घटित हुई? वैसे तो बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई आपके लाइफ में जो हुआ, जिससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी जो आपको इमोशनली कनेक्ट करती हो, बहुत टच हो आपके लाइफ के साथ उस स्टोरी का। कभी कोई क्लाइंट की डील के समय हुआ हो, कभी कोई लैंड का बाय करते समय नेगोशिएशन में हुआ हो, या कभी भी सैंक्शनिंग से रिलेटेड, और आपने उसे अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा उस स्टोरी से और आपके लाइफ में टर्न अराउंड हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहे? जब मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप छोड़ी थी, मेरे फादर भी नहीं थे, बट यस, जो मैंने किया था वो एक ठीक ठाक लेवल का था। मैंने जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में अर्न किया होगा,
तो एक तो मेरी मदर मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन रही ऑलवेज, वो विडोड थी, लेकिन हम 3 हैं एक्चुअली, 2 भाई हैं और एक बहन है हमारी। शी इज एट नोएडा, शी मैरिड टू ये हमारे जो जीजा जी हैं, ही इज रिटायर्ड नाउ, ही रिटायर्ड एज अ जनरल मैनेजर एनटीपीसी। तो हम लोगों का छोटा परिवार था और हम लोगों की सोच लिमिटेड थी, क्योंकि हम पूरे एजुकेटेड बैकग्राउंड से आए थे। मेरी मदर ऑलवेज बोलती थी कि महेश, जिंदगी में मैं तेरे को देख रही हूँ, तू बहुत दौड़ लगाने की कोशिश करता, लेकिन सिर्फ इतना ही सोचना कि तेरी दौड़ में तो पीछे अपनों को नहीं छोड़ दे, और तेरी दौड़ में किसी का नुकसान ना हो। तो मैंने आज तक शायद अपनी जिंदगी में किसी का नुकसान नहीं किया होगा। मेरे पास अगर मैं सच बोलूं तो उस माँ का आशीर्वाद है, मेरे फादर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हूं आज तक के। मैंने 2001 में 2 में शिक्षक सहकारी बैंक में अकाउंट ओपन किया था, राइट। तब अन्ना जी मेंढजोगी जी, अभी तो नहीं रहे, स्वर्गीय अन्ना जी मेंढजोगी जी चेयरमैन थे एंड वाइस चेयरमैन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो मैंने एक लोन अप्लाई किया, राइट। पैसा बिल्डरशिप में बहुत लगता है, राइट। और तो मुझे उन्होंने विदाउट बताए हुए अपनी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की, और उन्होंने मेरा बैकग्राउंड वगैरह सब देख लिया था, मेरा ट्रांजैक्शन कुछ देखे थे मेरे करंट अकाउंट में। तो आई वाज थिंकिंग कि शायद मेरा लोन होगा कि नहीं होगा। एक दिन मुझे कॉल आया, चेड़गे सर, वाइस चेयरमैन थे चेड़गे सर, उस दिन मीटिंग में चेयरमैन करके बैठे थे। तो उनका कॉल आया कि महेश, आपको बैंक आना है। तो सर बोलिए। तो सर नहीं, आप आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने मेरे हाथ में 70 लाख का वो लोन जो था सैंक्शन मेरे हाथ में लेकर दिया कि इधर का 70 लाख का लोन सैंक्शन हो गया। तो दैट वाज द डे कि जब मुझे लगा कि शायद मेरे अच्छे कर्मों का फल है, मेरे माँ का आशीर्वाद है, मेरे फादर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने मेरे बारे में जो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट डिलीवर किए थे तब तक के 2002 तक या 2003 तक पूछा होगा, तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड, या उनके ट्रांजैक्शन जो मैंने बैंक में किए थे उनसे। तो उस दिन मुझे लगा कि यस, जो मैं करता हूँ, जो मैं सर्विसेज देता हूँ, जो ऑनेस्टी मैं रखता हूँ, वो कहीं ना कहीं उसका रिकग्निशन है। और वो लोन मुझे सैंक्शन हुआ और मैंने वो लोन नहीं उठाया। ओके। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। संजय भाकरे करके मैनेजर हैं, मुझे कॉल किया, मेरे ऑफिस आए कि महेश जी आपके ऑफिस में आके आपसे मिलना है। ओके। तो मैंने कहा भाई क्या विशेष? बोले नहीं, आपका एक लोन सैंक्शन है, उसके आना है। मैंने ठीक है। तो उस मैनेजर ने, संजय जी ने, मैं कुछ लोगों के नाम कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में, मेरे ऑफिस में आके मुझे बोला कि ये लोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों उठाऊं? मुझे नहीं, आप ये लोन उठाओ और इससे आपको बरकत होगी। मेरे को ये वर्ड्स मेंढजोगी जी ने बोले थे और चेड़गे सर ने बोले थे। तो वो जबरदस्ती मुझे उठाने के लिए बोला गया। ठीक है, बैंक को भी अपना बिजनेस चाहिए था, तो ऐसा इंसान चाहिए था जो कि वापस वो रीपे करे। मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप ये टाइम पे रीपे कर देंगे तो 1% रिबेट आपको हम देंगे। सर वो क्या करता है ऐसा? मैंने वो लोन लिया और उसके बाद उसी लोन के 2002 या 3 की बात है, 2004 में मैंने और हमारे एक दोस्त हैं, रेडिसन होटल आज जहाँ खड़ी है, उस लैंड की डील की। उस लैंड की डील जी 70,000 स्क्वायर फुट की लैंड थी, वो बाद में 90,000 हो गई। वो लैंड हमने खरीदी थी और इसी बैंक के पैसे से मैंने वहां पे भी अर्न किया और वहां से मेरी जर्नी थोड़ा टेक ऑफ करी ज्यादा अच्छी तरीके से। क्या बात। तो वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। वो शिक्षक सहकारी बैंक में आज भी मेरा अकाउंट है और मैं आज भी मेंटेन करता हूँ उनके साथ रिलेशंस। तो इट इज दैट वे कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं
समय आपको पता नहीं रहता है कि ये आपको कितना आगे ले जाएंगे। Right. तो यस, और दूसरा हमने जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, कॉलेज खोले, हमारे जो पार्टनर हैं यहाँ के, हमारे नगर सेवक हैं वीरेंद्र कुकरेजा जी, और उनके फादर एक दिन मेरे घर पे आए कि महेश भैया आपको हमारे साथ चलना है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। ऐसे नहीं भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा, मैंने कोई सोचा ही नहीं। Right. बट वो मोटिवेशन फोर्स हैं ऑनरेबल देवेंद्र जी फडणवीस। Right. उन्होंने बुलाया था कि आप लोग एजुकेटेड हो, व्हाई डोंट यू ओपन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तब जरूरत थी। Right. ही वाज द फोर्स जिसने हमें बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, और हमने हमारे बेटी के नाम से झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और भगवान के दुआ से, ऊपर के आशीर्वाद से, आप सबों के आशीर्वाद से हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नागपुर विदर्भ लेवल। सो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि अपने आप हो गए, जैसे रेडिसन के लैंड तो खैर हमको बाद में बेचनी पड़ी, उसके कुछ और कारण हैं, लेकिन वो हमने मैंने लैंडमार्क लैंड ली थी, देन ये, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। और मैं कभी नहीं भूलूंगा वो आपके शब्द जो आपकी मम्मी ने आपको कहते कि अपनों को आगे बढ़ते समय कभी भूल मत जाना, और कभी तेरे हाथ से किसी का नुकसान ना हो, जरूर ध्यान रखना। बहुत बड़ी लर्निंग है। रियल एस्टेट गेम चेंजर ये सीरीज का एडवांटेज ही है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी लर्निंग्स निकल कर आई है जो इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। दोस्तों, हमने ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जिनकी 60-60 साल से रियल एस्टेट कंपनीज है। ये कंपनियां तभी टिक पाती है जब उसका कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कुछ लोगों ने उनके यहाँ ज्वाइन करके 18 की उम्र में 58 में रिटायरमेंट दिया है। ऐसी तक कंपनीज के इंटरव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल रियल एस्टेट का नॉलेज लोगों तक पहुंच रहा है। और ये वो हीरे है, ये वो रियल एस्टेट के हीरोज है जो लोगों को अवेलेबल नहीं होते। कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार किसी चैनल पे इंटरव्यू दिया है या बात की, क्योंकि ये इतने बिजी थे अपने प्रोजेक्ट्स पे। सर, थोड़ा बात करेंगे रियल एस्टेट के टेक्निकल डोमेन और फंक्शंस के बारे में। मैं ये पूछना चाहूंगा, आज रियल एस्टेट में मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है और आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी मैं थोड़ा इसमें और जोड़ देना चाहूंगा कि मार्केटिंग का क्या रोल है और आप अभी कैसे मार्केटिंग करते हैं? इट इज दैट वे कि फिलहाल हम लोग मार्केटिंग जो करते हैं, हमारे पास मार्केटिंग की इन हाउस टीम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि चाहे हमारी टीम के साथ भी जो मिलता है कस्टमर, फाइनली एक बार वो हमारे साथ मिले। हम जो पार्टनर्स बैठते हैं ऑफिस में, तो कुछ टाइम फिक्स कर लेते हैं, और जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो उनको ब्रीफ करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर हमारे साथ बैठ के क्लोज करता है। दे प्रेफर कि मैं डायरेक्ट ओनर के साथ बैठ के क्लोज करूँ, तो एक टच रहता है, पसंद रहता है। और वो मार्केटिंग जो हमारी वर्ड ऑफ माउथ से होती है वो हमारे को ज्यादा पे करती है, एंड वी आर सक्सेसफुल इन दैट। बट यस, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नाउ वी आर इनटू पार्टनरशिप विद गोदरेज एज वेल। हमारा नवी मुंबई में काम चल रहा है, रीडेवलपमेंट के काम है। रीडेवलपमेंट के काम में हमारी एक नई फर्म है सनसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसने की गोदरेज के साथ पार्टनरशिप की है, और हमारा पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, करीब 20,000 स्क्वायर मीटर का है, 2 लाख फुट प्लस का है प्रोजेक्ट। तो इट इज दैट वे कि अब जैसे गोदरेज मार्केटिंग कर रहा है, तो मार्केटिंग पार्टनर्स हैं उनका खुद का भी अपना है। तो यस, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, और अच्छे मार्केटिंग पार्टनर्स जो चैनल पार्टनर्स हैं, वो भी, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग करने वाले सिर्फ माल बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग टीम ऐसी होनी चाहिए कि कल चल के अगर कस्टमर उनके थ्रू आया है किसी बिल्डर के पास, और उन्होंने अगर उसको मकान लेके दिया है, अगर उसको कल कोई प्रॉब्लम आता है, तो मार्केटिंग टीम ने उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्डर और कस्टमर के बीच में वो ब्रिज है, कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। वो कमिटमेंट्स जो उसने बिल्डर के बिहाफ पे की है और कस्टमर को जो करवा के दी है, उसके लिए उसने कमिटेड रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सो इट इज दैट वे कि मार्केटिंग टीम भी एक ऑनेस्ट ये होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए। तो मार्केटिंग टीम तो लगती है। अब प्रोजेक्ट बड़ा है तो बिना मार्केटिंग के होता नहीं।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर व्यूज। बात करूंगा सेल्स की। सेल्स बैकबोन माना जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। आपका सेल्स का मॉडल कैसे? क्या आपके एम्प्लॉयज आपके लिए सेल करते हैं? क्या आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं, या हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है एम्प्लॉयज और चैनल पार्टनर्स का? थोड़ा वो बताइए। बेसिकली हमारे जो सेल्स हैं, वो हमारे सेल्स जो हमारे पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, वो करवाते हैं काफी सारे। और उसमें बहुत सारे हैं लोग जो डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। एंड यस, हम लोग उनके साथ ही काम करते हैं जो हमारे लिए भी कमिटेड हैं, कस्टमर के लिए भी कमिटेड। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि वो जो ब्रिज है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी कस्टमर का भी फायदा होगा और बिल्डर का भी फायदा। वी हैव चैनल पार्टनर्स, उनके थ्रू सेल्स करते हैं हम लोग। कुछ डायरेक्ट जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, वो तो फ्रेंड सर्कल से, वर्ड ऑफ माउथ से, जो ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर्स हैं उनके थ्रू। We have good sales team as well. Thank you so much सर। अब बात करूंगा ऑपरेशंस की। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके चलते रहते हैं, कभी-कभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये मैनेज कैसे आप करते हैं? ऑपरेशंस में आप क्या एक्टिविटीज करते हैं? क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या आप अपनी कोई टेक्निक के थ्रू पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं? डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ऑलवेज हैं हमारे, यूज करते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट में लैंड लेने का, सैंक्शन कराने का, लाइसेंसिंग करने का, गवर्नमेंट रहे चाहे बाकी रहे, उस लेवल पे काम करता हूँ। बाकी डाउन द लाइन बाकी जो मेरे पार्टनर्स हैं वो एग्जीक्यूशन देखते हैं। सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आवर वर्क। हम लोगों के हमारे डोमेन्स हैं, हम उस डोमेन में काम करते हैं। बाकी डोमेन में हमने बहुत फ्रीडम दे रखी है हमारे हर पार्टनर को, हमारे हर एम्प्लॉय को, सो दैट। और हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में चाहे हमारा इंजीनियर हो, चाहे हमारा सुपरवाइजर हो, उस सिस्टम में काम करता है, वो क्वालिटी देखता है, वो चेक्स जो उनको क्वालिटी में करने हैं वो ऑलवेज मेंटेन करते हैं। सो इट इज दैट वे कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। और उसमें शुरू से हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बना के रखी हुई है कि जो हम नीचे से ऊपर से डिलीवर करते हैं, ऊपर से जो हम लोग गाइड करते हैं, नीचे तक के डिलीवर होना चाहिए, और वो उसने शिद्दत से काम करना चाहिए। चाहे नीचे से नीचे जो हमारा कूली भी होगा तो उसे पता है कि इस कंपनी में किस सिस्टम से काम किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हमारी वर्किंग में सबसे ज्यादा अगर मैं कहना चाहूंगा तो हमारे क्रेडाई ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा रोल है, जिसमें कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो क्रेडाई हमको बहुत कुछ सिखाती है। और मैं तो बहुत क्लियरली बोलता हूँ, हमारे शांतिलाल जी कटारिया जो वाइस प्रेसिडेंट ये है नेशनल है क्रेडाई के, और हमारे अभी चेयरमैन जो हैं सतीश दादा मगर जी, जिनका मगरबट्टा है पुणे में, तो ये हमारे मेंटर्स हैं। हम लोग उनको देख के काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे क्रेडाई ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। हम उनसे सीखते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, एंड वी अडॉप्ट दैट। इट इज दैट। सुपर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपके पूरे ग्रुप को बहुत सारी बधाइयां। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसीजन मेकिंग के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट का क्या रोल है रियल एस्टेट में, थोड़ा वो बताइए, और आपके नजरों में मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है? विदाउट मैनेजमेंट कोई ग्रुप आगे नहीं बढ़ सकता है। इट इज दैट वे कि एक तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग आपका जो काम है वो आपको आपके तरीके से डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक सिस्टम इवॉल्व किया गया है, राइट। एंड उस सिस्टम में सभी चीजें मैनेज होती हैं। और हमारे सिस्टम में हम जो पार्टनर्स हैं, वो एग्जीक्यूशन में जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादा बेटर रोल प्ले करते हैं। बस मेरा काम तो जो है, मेरा काम लैंड लाना है, देन बाकी फाइनेंसेस, दैट सैंक्शंस। बट यस, हमारा बहुत क्लियर फंडा है कि महेश एक काम करेगा, बाकी सब लोग नीचे डाउन द लाइन एग्जीक्यूशन जो हैं वो करेंगे। तो हमारा ग्रुप इस तरीके से मैनेज करता है। ओके, चलिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे सर। मैं एक बहुत स्पेशल डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में हमें जब भी रिक्रूट करना होता है, अगर आपको एक आईटी कंपनी खोलनी है तो आपके पास बीएससी इन आईटी
बीई इन आईटी या कंप्यूटर साइंस के लोग मिल जाएंगे, आपको एक फाइनेंशियल फॉर्म डालनी है, आपको एमकॉम सीए मिल जाएंगे, आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल डालना है, आपको अलग अलग डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन रियल एस्टेट कंपनी में रियल एस्टेट के ट्रेंड प्रोफेशनल, कोई सर्टिफाइड लोग या रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग नहीं मिलते। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक पहल हमने शुरू की है कि आज पूरे भारत में हम लोग विन विन ट्रेनिंग के नाम से फॉर्म चलाते हैं, जिसमें हम बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स, इनको ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट पिछले कुछ सालों में हमारी कंपनी को मिले, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं। अगर रियल एस्टेट कंपनी में ट्रेनिंग एंड कोचिंग के द्वारा अच्छे ट्रेन लोग मिलने लगे तो क्या इससे फर्क पड़ सकता है, या क्या रोल है ट्रेनिंग और कोचिंग का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में? थोड़ा इसके ऊपर मुझे आपकी राय जाननी है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, ये जो भी चल रहा है हमारे क्रेडाई में भी है। जैसे आप काम कर रहे हैं, आप वर्कर्स को ट्रेन करने का काम करते हैं, हमारे क्रेडाई में भी हम लोगों ने वो प्रोग्राम चालू किया हुआ है। ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। स्किल डेवलपमेंट के साथ हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे क्रेडाई में भी हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो कि स्किल डेवलपमेंट कराता है। और अगर वर्कर्स को आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आगे चल के वही आपकी क्वालिटी डिटोरेट करेगा। अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करेगा। सो ट्रेनिंग तो आपको देना ही चाहिए। और आज स्किल इंडिया का जमाना है तो हर लेवल पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, हमारे क्रेडाई में भी हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम ये ट्रेनिंग्स आपको करवानी चाहिए अपने वर्कर्स की, अपने इंजीनियर्स की, अपने सुपरवाइजर्स की। हम कराएं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब बात करेंगे नागपुर के थोड़े लोकल मार्केट की। आपको क्या लगता है कि नागपुर के मार्केट में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है नागपुर मार्केट में काम करने की, थोड़ा वो बताइए। नागपुर का मार्केट बाकी मार्केट से अलग है। नागपुर के मार्केट में एक पर्सनल टच चाहिए कस्टमर को। नागपुर में जो घर लेता है वो नागपुर का रहने वाला जो है वो तो है ही, लेकिन जो आसपास के गांव से, आसपास के छोटी सिटीज से आते हैं वो भी घर ले रहे हैं। नागपुर सेंट्रली कनेक्टेड है तो नागपुर का एक अपना एडवांटेज है। मेहान धीरे धीरे, जैसे अभी धीरे धीरे मेहान टेक ऑफ कर रहा है, तो मेहान के कारण भी बहुत सारी डेवलपमेंट जो है, जो पहले बोलते थे कि हवाई जहाज दिखा के बेचते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि अब वो जो वर्धा रोड है वो वाकई में डेवलप होने लग गया है। मेहान वाकई में टेक ऑफ कर रहा है। तो नागपुर का स्ट्रेटेजिकली एक एडवांटेज है, जियोग्राफिकली एक एडवांटेज है। नागपुर का कस्टमर नागपुर से बाहर जाके फ्लैट लेने के लिए थोड़ा सा सोचता है। तो नागपुर का मार्केट ओवरऑल आसपास के रिजर्व या बाकी सिटी से जो लोग आते हैं उनके हिसाब से काफी अच्छा मार्केट है। और आगे चल के इट विल बी द बेस्ट सिटी ऑफ सेंट्रल आई कैन से, बिकॉज हमारे नितिन जी गडकरी, ऑनरेबल देवेंद्र जी फडणवीस जी ने जो काम किया है, जो फ्लाईओवर्स, रोड्स, जो कि कनेक्टिविटी उन्होंने इतनी बढ़िया कर दी है, जो ऑलरेडी उन्होंने टेंडर्स किए हुए हैं, जो कि फाइनली काम हो जाएंगे, तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिटी विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो नागपुर आने वाले दिनों में सर वो लाइन फिर से नागपुर आने वाले दिनों में हैपनिंग सिटी रहेगा। सुपर, थैंक यू सो मच सर। कि we are coming to hospitality as well। हमने एक हमारे बच्चे को शौक था तो हिचकी रेस्टोरेंट हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में लेके आए। हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है हमारा पार्क एवेन्यू, छावनी एरिया, मंगलवारी मार्केट जहाँ लगता है हमारा। बॉम्बे में भी हिचकी रेस्टोरेंट है ऑलरेडी, प्लेडियम मॉल। ओके, आउटलेट यहाँ पे है, इट इज अ ब्रांड। तो हमने उसकी फ्रेंचाइजी ली है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, 2 मार्च से स्टार्ट हुआ है और इट इज रॉकिंग। तो लोगों को वो बॉम्बे का फील, वो रेस्टोरेंट, वो फील बॉम्बे का चाहिए, जो कि धीरे धीरे अब नागपुर में आ रहा है। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, एवरीबडी इज बॉम्बे यहाँ ला लिया। सो इट इज दैट वे कि नागपुर में जब ये सब चीजें आ जाएंगी, जब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगा। हमारे यहाँ लोकल गवर्नेंस भी अच्छा है, अच्छा काम करते हैं, हमारे कारपोरेटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो धीरे धीरे नागपुर विल गोइंग टू बिकम अ हैपनिंग सिटी। थैंक यू सो मच। चलिए बात करेंगे थोड़ा ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कि रियल एस्टेट में आगे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, थोड़ा वो शेयर कीजिए। रियल एस्टेट कभी खत्म नहीं होगा। रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
आज जैसे मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स आ गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, एवरीबडी इज कमिंग इनटू रियल एस्टेट, बिकॉज वो जो इंडियन सोच है, ग्लोबल मार्केट तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में भी धीरे धीरे डिमांड काफी अच्छी हो रही है। जो इंडियन सोच है वो सोच ये है कि मेरा अपना घर, तो गवर्नमेंट ने ऑनरेबल मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो स्कीम्स लाई हैं, जो कि गरीबों के लिए, बाकियों के लिए जो स्कीम्स आई हैं, उसमें रियल एस्टेट मार्केट को काफी बूस्टअप मिला है, राइट। वो अपना घर, छोटे से छोटे इंसान का अपना घर, PMAY योजना, दिस दैट, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि अभी मार्केट में हैं। उसके कारण हर छोटे से छोटे इंसान को अपना घर बनाने का, अपना घर लेने का एक मौका मिला है। तो रियल एस्टेट का मार्केट तो बहुत है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, बात करेंगे कि आखिरी बस 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे 5-10 साल का प्लान क्या है आपका? नानिक ग्रुप को क्या देखते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, क्या एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा वो शेयर कीजिए। आपके गोल्स क्या है, आपका विजन क्या है? हमारे ग्रुप ने भी काफी बड़ी लैंड ली है एक सी रोड पे, और हमने ऑलरेडी अभी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट खत्म किया है जो कि मंगलवारी मार्केट में, जिससे मैंने बताया। हमारे कुछ कमर्शियल बड़े बड़े आ रहे हैं, बड़े रोड पे भी आ रहे हैं। हमारे आगे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, प्रीमियम रेजिडेंशियल हैं। देन हमारा इकोनॉमिकल रेजिडेंशियल जो गोरेवाड़ा में है, वहाँ पे 150 फ्लैट आ रहे हैं। 700 फ्लैट हमारे मीनार में आ रहे हैं। हमारा कमर्शियल करीब 3 लाख फुट का नागपुर में है, और हमारे कमर्शियल कोराडी रोड पे करीब 3-4 लाख फुट का है। रेसिडेंशियल हमारा बेनामी टाउन में और आ रहे हैं। So we have commercial as well as residential projects in Nagpur, as well as हम लोग मुंबई में, हमारा जैसे हमने बताया कि गोदरेज के साथ हमारा 2 लाख फुट का करीब अभी रिडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, जो कि चालू हो रहा है। इसके बाद हमारा महिंद्रा के साथ भी टाइप हो रहा है, हाउस ऑफ हिमानंदनी के साथ भी टाइप हो रहा है। वी आर एक्सपांडिंग एट नवी मुंबई एज वेल। सुपर। तो नागपुर से शुरू करके नवी मुंबई तक पहुंच के इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम शुरू करने के लिए आपके पूरे ग्रुप को, नानिक ग्रुप को बहुत सारी बधाइयां। आखिरी क्वेश्चन मैं बस ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मार्केटिंग एजेंसीज धीरे धीरे पूरे इंडिया में अब एक कल्चर आता जा रहा है। बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के भी लोग बड़ी एजेंसीज बन रही है, एनारॉक है, इन्वेस्टर्स क्लिनिक है, स्क्वायर यार्ड है, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके से काम कर रही है। मार्केटिंग एजेंसीज और एडवाइजर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, या किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले क्या देखें? किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट करना है आपको, तो सबसे पहले आपने देखना चाहिए बिल्डर क्रेडिबिलिटी, उसने क्या डिलीवर किया है, कितना ऑनेस्ट से डिलीवर किया है, प्लस वो प्रोजेक्ट सैंक्शन है कि नहीं है, रेरा सैंक्शन है कि नहीं है, नॉर्म्स के हिसाब से बनाने वाला बिल्डर है कि नहीं है। इट इज दैट वे कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप माल बेच रहे हैं तो कमिटेड तो आप भी हैं कस्टमर के साथ, राइट। यू आर आल्सो रिस्पांसिबल। सो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसका पहले आपने स्टडी करना चाहिए। और यस, आई मस्ट से कि किसी कस्टमर को मार्केटिंग टीम में गुनाह नहीं करना चाहिए। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको, जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस साइज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर उसको आपने कस्टमर को आपने डिलीवर किया या उसको अपने फ्लैट लेके दिया, तो ही विल बी हैप्पी फॉर द लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। दोस्तों, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यू आज हमने महेश साधवानी जी के साथ लिया, जो रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में लोग बहुत बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करके ग्रो किया, कैसे चैलेंजेस को हैंडल किया, टीम को कैसे हैंडल किया, मार्केटिंग, सेल्स, डिसीजन मेकिंग, हर चीज के बारे में इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सर, एंड में बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका, आपकी टीम का, इतना कीमती समय देने के लिए कि ये इंटरव्यू पॉसिबल हो सका।